वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने कर रहे थे ईओआरओ का पार्ट बी। हमने जो पहला आपके जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 जो आपका दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, उसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समितियां। इसमें जो धाराएं आती हैं वो 51 से 66। ये चैप्टर एक ही क्लास में आज कंप्लीट हो जाएगा। ये हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। आगे भी जो चैप्टर है वो एक एक क्लास में होंगे, लेकिन जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन धाराओं को अच्छे से समझेंगे। हर चीज को अपने को रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। अब देखो इसमें कार्य और संचालन और वार्ड समिति, अब अपने को नाम से स्पष्ट है। अब 51 से 56 के बीच में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो कार्य संचालन और वार्ड समितियों के बारे में आएगा। तो इन मेन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए चलो, ठीक है। अब जो धारा 51 है, 52 जो भी अपने पढ़ेंगे तो उनमें भी क्या है कि अपने को जो ऊपर वाला मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए अपने रिलेट करते हुए याद करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। और भी आप हमारी जो क्लास है ईओआरओ की चल रही है वो ले सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अपने शुरू करते हैं धारा 51 से कि धारा 51 क्या कहती है। अब देखो ये कहती है कि नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध, मतलब कैसे कैसे नगर पालिका की। अब देखो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि नगर पालिका के सारे काम हो गए, शपथ ले ली, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ गया, सारे काम हो गए। अब आएगा नगर पालिका की बैठक होगी, ठीक है, जो साधारण बैठक होगी। सबसे पहले जो 51 की उपधारा 1 क्या कहती है, ये कहती है कि उस तारीख से जिसको नगर पालिका ने कम से कम एक इसमें क्या है कि 60 दिनों के भीतर एक बैठक होगी, ये बताया गया है। उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो भी साधारण बैठक होगी वो 60 दिन के भीतर एक बार और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार होगी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जब भी वो गठित हो जाएगी उसके बाद 60 दिन में एक बार और एक जो कैलेंडर वर्ष है पूरा उसमें 6 बैठकें करवानी पड़ेगी। तो ये 51 की उपधारा 1 में अंतर्गत आती है। अब जो 51 की उपधारा 2 क्या कहती है, अब जो देखो जो अध्यक्ष है, अब 51 की उपधारा 2 अपने की कहती है कि जो अध्यक्ष उस तारीख को जिसको नगर पालिका में कम से कम यहाँ पे 1/3 सदस्यों द्वारा संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित किया जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी संकल्प है तो उसके 7 दिन के भीतर किसी भी तारीख को विशेष बैठक वह बुलाएगा, ये बात इसके अंतर्गत है। हस्ताक्षरित जो भी अनुरोध प्राप्त होता है उसके 7 दिन के भीतर यहाँ पे विशेष बैठक की बात कही गई है, ठीक है। हस्ताक्षरित कोई भी अनुरोध यहाँ पे प्राप्त होता है तो उसके बाद 7 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ये आपकी धारा 51 की उपधारा 2 में आती है। अगर कोई भी संकल्प विनिर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसी नई चीज लाई जाती है उसके बारे में ये कहा गया है, फिर जो विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अब बात करते हैं 51 की उपधारा 3 क्या कहती है कि 2 के अधीन जो भी अध्यक्ष है विनिर्दिष्ट समय में बैठक बुलाने में असफल हो जाता है, ठीक है। अब देखो उपधारा 2 के अधीन अगर वो जो समय दिया गया उसमें बैठक नहीं बुला पाता है तो अब जो मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है ये क्या करेगा, जो भी समय समाप्त होने से 10 दिन के भीतर बैठक यहाँ पे बुलाएगा। तो सीधी सी बात है कि अब जो बैठक बुलाएगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा, इतना अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम जो हमारा धारा 52 है उसकी। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, व्यष्टि और सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार इसके अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है। इसमें हम जो इनके क्या क्या अधिकार है, जो संपत्ति के, जो नगर पालिका की संपत्ति के साथ ये कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे तो ये जानते हैं। अब जो 52 की उपधारा 1 क्या कहती है, देखो कोई भी सदस्य, अब कोई भी सदस्य है ये नगर पालिका निष्पादन का कार्य कर रहा है, ठीक है, नगर पालिका निष्पादन का कार्य है और इसकी संपत्ति की बर्बादी और नागरिकों की जो समस्याओं के लिए जो भी प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित एवं वांछनीय सुझाव वह दे सकता है। इसमें क्या है कि दोस्तों देखो कोई भी अगर सदस्य है किसी नगर पालिका के कार्य निष्पादन में की गई अपेक्षा, जैसे नगर पालिका की संपत्ति की बर्बादी हो रही है या किसी नागरिक समस्याओं को समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव दे सकेगा जिसे वह वांछनीय समझे।
मतलब सीधी सी बात अपने को इसमें ये याद रखनी है कि देखो कोई भी नगर पालिका का सदस्य बन गया तो उसको लग रहा है कि यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पे लोगों को समस्या हो रही है, तो वो सुझाव दे सकेगा यहाँ पे उचित। यही बात यहाँ पे कही गई है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो देखो कोई भी कार्य निष्पादन हो रहा है, उसको लग रहा है ये सही नहीं है, या वहाँ पे उसको लग रहा है कि नगर पालिका की संपत्ति की बर्बादी हो रही है, ठीक है, नगर उसको लग रहा है संपत्ति की बर्बादी हो रही है, नागरिकों के लिए समस्याओं के कोई भी है उसके प्रति ध्यान जो भी आकर्षित होगा वो वांछनीय सुधार सुझाव दे सकेगा, तो वो आपकी 52 की उपधारा 1 में आता है। अब 2 क्या कहती है, अब जो भी प्रत्येक सदस्य है, इसमें जो धारा 2 कहती है कि जो भी अधिनियम है उनके अंतर्गत अपने को रहना है, उस लिमिट से बाहर नहीं जाना। आप अध्यक्ष से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी प्रत्येक सदस्य है, जो भी अध्यक्ष है नगर पालिका का, उससे प्रश्न पूछ सकता है, और प्रशासन से सशक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का जो अधिकार है वो भी इन सदस्यों के पास है, ठीक है। तो ये बातें इस जो 52 की उपधारा 2 में कही गई है। तो जो भी मामलों पर जो भी इन पे प्रस्ताव पारित होगा उन पे संकल्प जो प्रस्तावित करने का अधिकार भी इनके पास है। अब बात करेंगे जो 52 की उपधारा 3 क्या कहती है कि देखो जो भी प्रत्येक सदस्य है नोटिस देकर, किसको नोटिस देगा, अब जो प्रत्येक सदस्य नोटिस किसको देगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को देगा, और नगरपालिका अधिकारी से अभिलेखों का निरीक्षण के भी अधिकार है। तो अब जो सदस्य है इसकी जो भी पावर बताई गई है, ये क्या क्या कर सकता है, कुल मिला के जो धारा 52 है। अब ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देकर जो भी नगरपालिका के अभिलेख हैं उनके निरीक्षण का इन्हें अधिकार है। वैसे जो अब हमने पढ़ा था पिछली धाराओं में कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी अभिलेखों का निरीक्षण करता है, कि एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा जो अभिलेखों का निरीक्षण करेगा, वो बात है। अब धारा 53 क्या कहती है दोस्तों, जो धारा 53 कहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो क्या होगा इसके अंतर्गत। तो ये देखो विहित रीति से होगा एक तो, और विचार किया जाएगा इस पे। एक के अंतर्गत यही कहा गया है कि अगर प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव विहित रीति से किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। उपधारा 1 में तो बस इतनी ही बात कही गई है। अब हम बात करते हैं इसकी उपधारा 2 में क्या कहा गया है। अगर कोई, पहली बात अपने को इतना याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव किस में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 53 में। अब प्रस्ताव को, अब 53 की उपधारा 2 क्या कहती है, ये कहती है दोस्तों कि प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जाएगा यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के 2 वर्ष के भीतर, अगर उसको पद ग्रहण के 2 वर्ष नहीं हुए हैं तो आप उसे अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे सकते। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इसमें एक और कंडीशन है, अगर उपचुनाव में निर्वाचित जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में जब तक उसकी पदाविधि, इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे 2 वर्ष का इस पहले कोई था अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहा था, फिर अब बच के कितने साल, 3, अब नया आ गया कोई उपनिर्वाचित, उपचुनाव हुआ है, ठीक है, निर्वाचित अध्यक्ष है, तो जब तक इसके 1.5 साल ना पूरा हो जाए, 3 है, 3 में से 1.5 आधी अवधि पूरी नहीं हो जाती तो इसको आप नोटिस नहीं दे सकते अविश्वास प्रस्ताव का, सीधी सी बात ये है। अब यदि उपधारा 1 के अधीन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, जो 53 की उपधारा 3 में क्या कहा गया है कि यदि आप उपधारा 1 के दिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता है तो इसके बाद 2 वर्ष की समाप्ति तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मतलब कि पहले कह दिया कि हम ला रहे हैं, देखो उपधारा के दिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता, उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में अविश्वास अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी जो भी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता उस बैठक में, तो उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था जिसके पश्चात 2 वर्ष की समाप्ति तक फिर बाद में उसको नहीं दिया जाएगा। अब क्या है कि एक और यहाँ पे टर्म 2017 में है ना एक आती है,
यहाँ पे राजस्थान जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2017 ये अधिसूचना यहाँ पे जारी होती है। इसमें क्या होता है कि जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कोई अगर लिखित नोटिस प्राप्त हो गया, जिला कलेक्टर की बात कर रहे हैं, पहले ये इंक्लूड नहीं था, फिर वो 30 दिन के भीतर अवधि पूर्ण होने से पहले एक बैठक आयोजित करवा सकता है। सीधी सी ये बात इसमें कही गई है कि अगर जिला कलेक्टर को कोई नोटिस मिलता है तो वो 30 दिन में बैठक करा सकता है। अब बात करेंगे अपने धारा 54 की। धारा 54 क्या कहती है? वार्ड समितियों का गठन। ठीक है, अब 54 से आपकी जो भी आगे धारा आएगी वो वार्ड समिति से संबंधित होगी, मैक्सिमम जितनी भी वार्ड समितियां उनके कार्य वगैरह। अब क्या है कि वार्ड समितियां क्या करेगी? नगर पालिकाओं की देखो कहाँ पे गठित होगी। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए जहाँ पे नगर पालिकाओं की प्रादेशिक जनसंख्या 3 लाख से अधिक है ना, वहाँ वार्ड समितियां गठित की जाएगी। अब इसमें भी 2-3 बातें हैं। अब उपधारा 54 की एक कहती है कि वार्ड समितियों का गठन जिसमें एक या अधिक वार्ड होंगे। एक भी वार्ड हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वार्ड समितियों जब गठित होंगी तो उसमें एक भी वार्ड हो सकता है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे वार्ड, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। सारी बातें हैं। अब 54 की उपधारा 2 क्या कहती है? वार्ड समिति, प्रत्येक वार्ड समिति में निम्नलिखित होंगे। कौन कौन? वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका का सदस्य। ठीक है, वार्ड के प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के जो भी सदस्य हैं, जैसे 2 वार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उनके वहाँ के सदस्य 5 हो गए। ठीक है, कितने ही ले लो जिस भी समिति में रखे जाएंगे। फिर 5 से अनधिक, मतलब 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, इसलिए अनधिक है। ऐसे सदस्य जो उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और नगर पालिका के शासन का उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए और नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट ये किए जाएंगे। तो ये तो होंगे प्लस में 5 ऐसे सदस्य और होंगे। उस क्षेत्र के जो भी वार्ड आएंगे वहां के नगर पालिका सदस्य प्लस में 5 ऐसे सदस्य जिन्हें नगर पालिका शासन का विशेष ज्ञान हो। अब 54 की उपधारा 3 क्या कहती है दोस्तों? दो वार्ड समिति में एक ही वार्ड है। हाँ, तो ये आपका अगर एक ही वार्ड है, वार्ड की समिति में एक वार्ड समिति बनी जिसमें एक ही वार्ड है यहाँ पे, तो वार्ड का जो प्रतिनिधित्व करने वाला समिति का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? जो वार्ड का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो सदस्य है उस वार्ड का। अब बात करते हैं 54 की उपधारा 4 क्या कहती है। अब देखो उपधारा 1 के अधीन अगर वार्ड समिति, इसमें खंड है 2-3, कैक है कि उपधारा 1 के अधीन वार्ड समिति का गठन हो रहा है और 2 या 2 से अधिक वार्ड है यहाँ पे, तब आपकी क्या कंडीशन होगी कि कौन, मतलब प्रथम बैठक में नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, मान लो उसमें 2, जैसे ये नगर पालिका है, इसमें 5 वार्ड हैं जो वार्ड समिति बनाई गई। ठीक है, वार्ड समिति बनाएगी तो इसमें 5 वार्ड है, तो अब बैठक आयोजित की जाएगी, फिर उसमें डिसाइड यहाँ पे किया जाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। ये बात है इसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे ख की। ठीक है, अध्यक्ष या उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 5 से ये जो 4 है इसकी उपधारा 4 का जो खंड ख की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष या उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्विचार के लिए यहाँ पे पात्र होगा, मतलब वो दोबारा भी मतलब अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है। फिर 54 की उपधारा 5 क्या कहती है कि अध्यक्ष सदस्य न रहने पर पद रिक्त हो जाएगा अगर अध्यक्ष नगर पालिका का सदस्य नहीं रहता। मान लो ये नगर पालिका है, यहाँ का कोई एक वार्ड है, जो एक वार्ड समिति बनाएगी जिसमें 2 वार्ड है ले लो आप, तो यहाँ पे जो ये वाला वार्ड है यहाँ का सदस्य अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन अगर ये सदस्य नहीं रहा तो इसका पद यहाँ पे हो जाएगा रिक्त। तो ये बात इसमें कही गई है। अब जो 54 की उपधारा 6 क्या कहती है? देखो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अवधि की जो भी समाप्ति से पूर्व है, अगर अध्यक्ष पद यहाँ पे रिक्त हो जाए तो उपधारा 4 के अनुसार नए अध्यक्ष का यहाँ पे निर्वाचन कर दिया जाएगा। तो वो आपकी 6 में आती है उपधारा। अब वार्ड 54 की उपधारा 7 क्या कहती है? वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका के अवधि की सह विस्तारी होगी। ठीक है, जो भी अवधि होगी वार्ड समिति की वो नगर पालिका के पैरेलल चलेगी, एक तरीके से बराबर। अब 54 की उपधारा 8 क्या कहती है कि नगर पालिका के आदेश द्वारा
देखो नगर पालिका के अंडर में ही रहेगी ये सारी वार्ड समितियां, और इनके निर्देशों पे ही है ना ये काम करेगी जो भी वार्ड समितियां हैं। देखो ये वार्ड समितियां इसलिए बनाई गई है ताकि कोई नगर पालिका के जितने भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारी जनसंख्या है, तो उनके काम को आसान बनाया जा सके किसी तरीके से। अब वार्ड समितियों के जो भी काम है उनकी परिभाषा आपके है ना 54 की उपधारा 8 में दी गई है। सीधी सी बात यह है कि इनके कृत्यों की परिभाषा किसमें है, 54 की उपधारा 8 में है। अब हम बात करेंगे 54 की उपधारा 9 क्या कहती है। ये कहती है दोस्तों, जो भी वार्ड समिति के अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की जो गणपूर्ति प्लस में वार्ड समिति द्वारा ऐसे नियमों का पालन जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं। तो उपधारा 9 कुल मिला के ये कहती है कि नगर पालिका के नियमों के अधीन चलेगी ये। अब धारा 55 में समितियों की बात कही गई है, ठीक है, कि मतलब जो भी समितियां हैं बनेंगी नगर पालिका में, बहुत सी प्रकार की समिति बनेगी। तो देखो प्रत्येक नगर पालिका में कार्यपालक समिति होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक नगर पालिका में जो कार्यपालक समिति होगी वो कौन सी है, 55 की आपकी उपधारा 1 में आ जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें जो कार्यपालक समिति होगी इसमें नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का उपाध्यक्ष ये सदस्य होंगे, विपक्ष का नेता होगा। अगर नगर निगम नगर परिषद के मामले की बात करें तो यहाँ पे 7 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या कंडीशन है, नगर पालिका बोर्ड में 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, ऐसे सदस्य होंगे जो बोर्ड निर्धारित करेगा, ठीक है। 5 सदस्य ऊपर भी थे और इसमें भी हैं। तो अभी हम सिर्फ ये बात ध्यान रखना, इसकी बात कर रहे हैं कार्यपालक समिति की, सिर्फ कार्यपालक समिति को आपको दिमाग में रखना है। और नगर पालिका द्वारा उपधारा 3 के अधीन गठित समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे कार्यपालक समिति के। अब देखो 52 की उपधारा 2 क्या कहती है कि जो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होगा। अगर ये पूछ ले कि जो कार्यपालक समिति है उसका पदेन सचिव कौन हो रहा है तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 55 की उपधारा दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे। तो इसका जो पदेन सचिव होगा वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। अब हम बात करेंगे 55 की उपधारा 3 के बारे में। देखो अन्य क्या समितियां हैं, अन्य समितियां भी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अन्य समितियां 10 से अधिक सदस्यों के साथ मिले, मतलब 10 से अधिक सदस्य यहाँ पे नहीं होने चाहिए, जैसे वित्त समिति। अब देखो 1 या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां हैं, बना सकते हो आप, ठीक है। अगर नगर पालिका में, ठीक है, नगर पालिका को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 50 वार्ड है तो वहाँ 1 स्वास्थ्य समिति बनेगी, 50 से 75 है तो 2 बनेगी, 75 से अधिक वहाँ पे वार्ड है तो 3 स्वास्थ्य स्वच्छता समितियाँ बनेगी, ठीक है। मेन इनका काम यही होता है जो अन्य समिति होती है। 1 या अधिक सार्वजनिक मार्गी स्थान भवनों में रोशनी की समितियाँ, ठीक है। देखो जो सड़कें वगैरह है और जो भी देखो लाइट के खंबे हैं उनके बारे में बताया गया है। भवन अनुज्ञा संक्रम समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, ऐसी बहुत सारी समितियां यहाँ पे बनाई जाएगी। फिर महिला और बाल विकास, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था की समितियां, ठीक है। ये सारी नियम और उपविधि समिति, अपराधों का शासन और समझौता, अन्य समितियां जो आवश्यक हो वो भी यहाँ पे बनाई जा सकेगी। तो देखो मेन तो अपने क्या थी, कार्यपालक समिति थी 55 की उपधारा 1 में, और 2 में उसका वो बता रखा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। अब इसके अलावा जो अन्य समितियां है वो आपकी उपधारा जो 55 की है 3 के अंतर्गत आ गई थी। अब इसकी एक उपधारा है 4 और 5 भी है। तो 4 देखो क्या कहती है कि कार्यपालक समिति और उपधारा 3 में वर्णित जितनी भी समितियां हैं, सीधी सी बात है, देखो जो भी कार्यपालक समिति है और 3 में अपने ऊपर जितनी भी समिति स्वच्छता वगैरह जो भी पड़ी, उनकी शक्तियों का कर्तव्य नियमों के अधीन चलेगा। देखो जो भी काम होगा ना वो नगर पालिका जो अधिनियम 2009 है ना उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है सीधी सी 55 की उपधारा 4 में। अब 5 क्या कहती है दोस्तों की समितियां जो भी गठन की गई है, जो भी समितियां यहाँ पे गठन की गई है, अगर नगर पालिका गठन के 90 दिन के भीतर नगर पालिका वो समितियां बनाने में असफल हो जाती है तो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन किया जाएगा, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे ये नगर पालिका है, ये नई बनी है अभी,
और इसका 90 दिन में अगर ये समितियां जितनी भी है जो शहर के सुधार के लिए आवश्यक है वहाँ पे, ठीक है, स्वच्छता वगैरह और भी कार्यपालक समितियां गठन करने में असमर्थ रहती है तो राज्य सरकार बनाएगी, तो वो 55 की आपकी लास्ट वाली धारा है उसमें आ जाती है, उपधारा 5 में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट धारा 56 की। देखो 56 क्या कहता है कि सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। तो सदस्यों से भिन्न व्यक्ति कब कार्य कर सकेंगे, तो वो आपके आता है धारा 56 के अंतर्गत। अब इसमें जो पहली उपधारा क्या कहती है, तो इसमें हम जानेंगे कि इस अधिनियम में किसी भी बात पर नगरपालिका के लिए देखो समय समय पर सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा कोई भी समर्थित संकल्प है, मतलब कोई भी काम करना हो, जो संकल्प होता है ना, ये काम होगा कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रकार का काम हो सकता है, कुछ भी, मतलब उस नगरपालिका के लिए जो फायदेमंद हो, ठीक है, अगर उसमें कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य समर्थित उस संकल्प को पारित कर दे, तो किन्हीं व्यक्ति जो सदस्य नहीं है किंतु नगरपालिका के राय में ऐसी समितियों में कार्य करने की अहर्ता रखते हैं। जो अब इसमें क्या है कि जो अन्य व्यक्ति है वो सदस्य नहीं है लेकिन उनकी राय है कि ये कार्य यहाँ पे कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो उनका जो नियुक्ति है वो विधिपूर्ण होगा, उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो बात है। धारा 55 के अधीन किसी भी समिति के सदस्यों के रूप में उन्हें नियुक्त करना विधिपूर्ण होगा और ऐसे सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये बात भी। अब इसमें क्या है कि अब अपने जो धारा 56 की उपधारा 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें अपने को कोई अन्य सदस्य को नियुक्त करना है, सीधी सी बात है। अगर आपको किसी अन्य सदस्य को यहाँ पे क्या करना है, नियुक्त, अब आप कर सकते हो उसे नियुक्त, उसे नगरपालिका की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी संकल्प है आधे सदस्यों का वहाँ पे पारित होना चाहिए और नगरपालिका की उसे जानकारी होनी चाहिए और उसे विधिपूर्ण नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे और कार्यपालक समिति में उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। कार्यपालक समिति में सिर्फ वही सदस्य थे जो मैंने आपको ऊपर बताए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 55 की धारा 1 में जो मैंने बताया वही होंगे कार्यपालक में, बाकी में आप कर सकते हो। अब सदस्यों के कर्तव्य, शक्तियां और निर्हरताओं के लिए निर्योग्यता संबंधित इस अधिनियम के समस्त उपबंध लागू होंगे। अब देखो जो भी सदस्य यहाँ पे जो भी चुना गया है इसमें, तो वो सारे वहाँ पे शक्तियाँ, कर्तव्य, निर्हरताओं का पालन करेगा, उसी रूप से उसी अधिनियम के अनुसार चलेगा जो आपका नगरपालिका का अधिनियम है। अब आपकी धारा 57 क्या कहती है दोस्तों, ये कहती है देखो समिति का अध्यक्ष, ठीक है, जो भी समिति का अध्यक्ष है वो कौन होगा, कौन सी समिति का कौन सा होगा, तो ये बातें आपकी धारा 57 के अंतर्गत आती है। अब 57 की उपधारा आपकी 1 क्या कहती है कि नगरपालिका अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। अगर नगरपालिका अध्यक्ष, देखो कोई भी समिति का सदस्य बनता है तो वह उस समिति का अध्यक्ष होगा, ये 57 की उपधारा 1 में है। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, अब आती है कि उपाध्यक्ष की। अब नगरपालिका का अध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य है, उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उपधारा 2 में आपके उपाध्यक्ष आ जाएगा। अब जो उपाध्यक्ष के बारे में क्या कंडीशन आती है कि उपाध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य है जिसमें अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष होता है तो ऊपर अभी मैंने पढ़ा वो हो जाएगा, तो जिसमें अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उस समिति का पदेन अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 57 की उपधारा आपके 2 में आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 57 की उपधारा 3 क्या कहती है, ये कहती है दोस्तों कि जिस समिति का कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी समिति है जिसका कोई भी मान लो यहाँ पे पदेन अध्यक्ष नहीं है, तो नगरपालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर सकेगी, ठीक है, नगरपालिका क्या करेगी, वो अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे उसे नियुक्त कर सकेगी। ये बात इसमें धारा 57 की उपधारा 3 में कही गई है। तो दोस्तों 57 की उपधारा 3 में अगर नहीं होता है तो नगरपालिका यहाँ पे नियुक्त कर देगी किसी भी सदस्य को। अब 57 की उपधारा आपकी 4 क्या कहती है कि जो भी प्रत्येक समिति जिसका पदेन अध्यक्ष है, ठीक है, देखो जैसे कोई भी समिति है उसका कोई भी अध्यक्ष है, अगर वो प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष यहाँ पे अनुपस्थित रह रहा है
तो वहाँ पे देखो अध्यक्ष होना जरूरी है, किसी भी आपको काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक जो कोऑर्डिनेट जो मुख्य काम संभालता है वो होना जरूरी है हर चीज़ में। तो अपने सदस्यों में से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है अगर वो वहाँ पे अनुपस्थित है तो। अब 57 की उपधारा 5 क्या कहती है? ये दोस्तों कहती है कि प्रत्येक समिति, देखो कोई ऐसी समिति है जिसका कोई अध्यक्ष नहीं हो और नगर पालिका द्वारा भी नियुक्त नहीं किया गया हो, ठीक है। अब समिति का थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया समिति को, इसमें जो 57 की उपधारा 5 है इसमें थोड़ा सा समिति को यहाँ पे अधिकार दे दिया गया। इसको क्या दिया गया है? जिसका कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं हो, नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष भी यहाँ पे नहीं हो, तो समिति क्या करेगी? अपने सदस्यों में से समय समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। थोड़े से समिति को यहाँ पे अधिकार दे दिए गए, सीधी सी बात ये है 57 की उपधारा 5 की हम बात करें तो। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी? धारा 58 की। 58 क्या कहती है? 58 कहती है कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कि बैठकों के अंतर्गत जो भी यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वो सारी आएगी आपकी धारा 58 में। इसमें क्या है कि समिति की उपधारा 1 में क्या आएगा? समिति की साधारण बैठकें अब जो है 2 मास के भीतर संचालित होंगी और पूरे विहित रीति, विहित जहाँ पे नाम है ना मतलब अधिनियम के अकॉर्डिंग अपने को चल रहा है, जो भी आएगी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 मास के भीतर संचालित होगी। अब 58 की उपधारा 2 क्या कहती है दोस्तों? कि समिति का जो अध्यक्ष है 15 दिन या अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित यहाँ पे रह जाता है तो नगर पालिका का अध्यक्ष बैठक बुला सकेगा, ठीक है। जो भी समिति का अध्यक्ष है वहाँ पे 15 से अधिक दिन के लिए अनुपस्थित रह रहा है तो काम तो देखो करना ही है, तो समिति नगर पालिका का अध्यक्ष है वो बैठक बुला सकेगा। अब 58 की उपधारा जो 3 क्या कहती है? कि समिति की विशेष बैठक की बात करें, 58 की उपधारा 3 में आती है, तो इसमें किसके द्वारा? समिति के अध्यक्ष के द्वारा जब कभी भी है, ठीक समझे, नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति के 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर। अब विशेष बैठक है ना, समिति का अध्यक्ष कभी भी बुला सकता है। वह 2 काम करेंगे, उसके लिए उसको करने होंगे, या तो नगर पालिका के अध्यक्ष को उसको मतलब बताना पड़ेगा या समिति के 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पे, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फिर विशेष बैठक बुला सकता है। और वो कब बुला सकता है? जो भी यहाँ पे तारीख प्रस्तुत की जाएगी ना उससे 2 दिन बाद की नहीं हो, जस्ट उससे अगले दिन चल सकता है। तो ये विशेष बैठक के बारे में कहा गया है समिति की। अब 58 की उपधारा 4 क्या कहती है? देखो, जो समिति की बैठक में कार्य तब तक नहीं जब तक कि समिति की बैठक में आधे सदस्य उपस्थित न हो। देखो यहाँ पे जो भी कार्य तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि उसमें आधे सदस्य ना हो, 50%, 100 है तो 50 वहां पे होने चाहिए। अब बात करते हैं हम धारा 59 की। धारा 59 क्या कहती है दोस्तों? कि 1 सेकंड, कि समिति का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना, ठीक है, मतलब समितियां नगर पालिका के अकॉर्डिंग ही चल रही है, वही वैसे ही चलेगी, सीधी सी बात है। और नगर पालिका की जो अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना, कि नगर पालिका की जो भी उपेक्षाएं हैं उस समिति से तो वो उसके अनुसार ही काम करें, सीधी सी बात है। वही बात बार बार में घुमा फिरा के कह रहे हैं। अब 59 की उपधारा 1 क्या कहती है? समिति द्वारा निर्देशों का पालन जो नगर पालिका द्वारा दिए जाए, वही बात, ठीक है, जो भी पालन है नगर पालिका द्वारा दिए जाए समिति को करने पड़ेंगे। अब 59 की उपधारा 2 क्या कहती है? ये कहती है कि धारा 54 और 55 के अधीन नियुक्त कोई समिति द्वारा पारित जो भी संकल्प है, ऐसे नियमों के अनुसार जो नगर पालिका द्वारा निमित्त बनाए जाए उनके अकॉर्डिंग ही पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा और उसकी नगर पालिका में अपील की जा सकेगी। मतलब जो भी आप संकल्प पारित करोगे वो नगर पालिका के निमित्त ही बनाए जाएंगे और उसकी अपील भी नगर पालिका में प्रस्तावित की जा सकेगी, ये कहा गया है 59 की उपधारा 2 में। अब वार्ड दो धारा 60 क्या कहती है? वार्ड समिति के सामान्य जो कृत्य है वो यहाँ पे धारा 60 में आते हैं। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं वैसे तो, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता, स्वच्छता, ठीक है, कैसे भी जो नगर पालिका के जो बेसिक काम होते हैं ना वो सारे वार्ड समिति के सामान्य कृत्य आएंगे। तो वार्ड समिति के सामान्य कृत्य धारा 60 में है, तो आप इतना याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी जैसे सामाजिक कल्याण के कार्य आ गए, वार्ड से संबंधित जो भी विकास स्कीमें हैं वो आ गई, पार्क में के रख रखाव आ गए, स्ट्रीट लाइटें आ गई, सारे काम बेसिक है ना वो वार्ड समिति के सामान्य कृत्य होंगे। अब हम बात करेंगे धारा 61 की, लेकिन वार्ड समिति 3 लाख से अधिक पे होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे। धारा 61 में देखो, जो भी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे, तो ये चीजें धारा 61 में आएगी।
कि कोई भी ऐसी शक्तियां कर्तव्य है जिनका प्रयोग निर्वहन पालन नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है। ठीक है, तो 61 की उपधारा 1 क्या कहती है, अपने को जानना है कि 61 की उपधारा 1 कहती है कि कृत्यों का जो भी प्रयोग निर्वहन पालन है नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से जो भी किया जा सकता है वो धारा 55, 157 और 158 के अधीन जो भी शक्तियां दे रखी है, इनके कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, मतलब नगर पालिका की जो भी ये धारा है 55, 157, इनके कृत्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इनके अधीन में रहते हो आप शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो, सीधी सी बात है। ऐसे निर्बंधों परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए विहित किए जाएंगे। और अधिनियम के अधीन जो भी समितियों का है प्रत्यायोजित किया जाएगा। ठीक है, समितियां इन चीजों के अध्ययन रहते हुए काम करेगी। ठीक है, जो ऊपर मैंने धाराएं बताई वो उनके अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट धारा 61 की उपधारा 2 में। इसमें क्या होगा कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो और उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो क्या होगा कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए और उपाध्यक्ष भी, तो भी शक्तियां कर्तव्य और इनका मतलब कौन उपयोग करेगा। तो अध्यक्ष निर्वाचन होने तक, जब तक अध्यक्ष ना निर्वाचित हो जाए तब तक नगर पालिका जिसे ठीक समझे उसे मतलब अध्यक्ष ये शक्तियां दे सकती है विहित रीति से बैठक पूरी प्रत्यायोजित करके। कंडीशन क्या है, इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों कि अगर देखो वहां पे कोई आरक्षित स्थान है, जैसे SC ST OBC का स्थान है तो वो वही उसका स्थान लेगा अध्यक्ष का। और अगर वहां पे महिला स्थान है, महिला सीट है, तो महिला ही वहां पे उस कृत्यों का पालन करेगी शक्तियों का, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगर दोनों यहाँ पे असफल रहते हैं, ठीक है, फिर किसी को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं धारा 62 क्या कहती है कि नगर पालिका तथा समितियों के जो भी कार्य और कार्रवाइयां हैं उसके सदस्यों की जो भी निर्भरता है आदि के कारण दूषित नहीं होगी। कुल मिला के बात यह है कि जो भी काम किए जाएंगे, जैसे पूरी समिति काम कर रही है, अगर उसमें से कोई एक बंदा खराब है तो ऐसे नहीं कि पूरी समिति खराब हो जाएगी, ये बात इस धारा 62 में है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है उप धारा 62 की 1 में कि देखो कोई भी साधारण बैठक या अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति के सदस्य के रूप में या अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति है, जो भी समिति का सदस्य है, अगर देखो वो निर्हरता है, उसके निर्वाचन में कोई त्रुटि हुई है या भी कोई ऐसा काम किया है, तो ऐसी समिति का जो भी कार्य या कार्रवाई को जिसमें व्यक्ति ने भाग लिया है दूषित नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है कि जो भी काम किया जाएगा उसे वहां पे दूषित नहीं समझा जाएगा, गलत नहीं समझा जाएगा। अब बात करेंगे 62 की उपधारा 2 में कि किसी सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, अब कोई भी मान लो सदस्य है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये निर्वाचन याचिका के परिणाम स्वरूप सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं हुआ है, ये घोषित कर दिया जाए या सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए कि सम्यक रूप से ये निर्वाचित नहीं हुआ है। 62 की उपधारा 2 की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी तारीख से उस रूप में कार्य करना वह बंद कर देगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, उस तारीख से वो कार्य करना बंद कर देगा, लेकिन उस समय तक जो उसके द्वारा कार्य की जाएंगी, घोषणा की जाएंगी ना, वो अविधि मान्य नहीं होंगे, वो प्रॉपर तरीके से सही माने जाएंगे इससे पहले जो भी उसने कार्य किए हैं। ये बात इसके अंतर्गत बताई गई है। अब हम बात करेंगे 62 की उपधारा 3 क्या कहती है कि नगर पालिका का कोई भी संकल्प अवधि मान्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? यह अधिनियम के अधीन किसी नियुक्ति या समिति का, दोनों की बात करें तो सदस्यों को नोटिस की तामील में हुई अनियमितता, ठीक है, नगर पालिका समिति की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मतलब क्या है इसका? 62 की जो आपकी उपधारा 3 है, इसमें ये क्या कहना चाहता है कि देखो कोई भी समिति है या कोई भी संकल्प है, किसी सदस्य पर नोटिस आ जाए तो उस अनियमितता के कारण अवधि मान्य नहीं समझा जाएगा। मतलब देखो नगर पालिका का कोई भी संकल्प अवधि मान्य नहीं होगा। मतलब जो भी नगर पालिका संकल्प लेगी, मान लो उसमें कोई बंदा फॉल्ट पाया गया एक बंदे का, तो वही ऊपर वाली बात ही है, ठीक है। तो कोई भी सदस्य को अगर यहाँ पे नोटिस मिल जाता है तो वो संकल्प अवधि मान्य नहीं होगा, जो भी उन्होंने पारित किया है या जो भी वो कार्य करने का सोच रही है नगर पालिका किसी क्षेत्र का, तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य रुक जाएगा वहाँ पे। ये बात इसमें कही गई है 62 की उपधारा 3 में। अब बात करें 62 की उपधारा 4 में
तब तक देखो प्रतिकूल साबित नहीं हो जाए। जो ऊपर वाली से कनेक्ट है ये, जब तक वो प्रतिकूल साबित नहीं हो जाए, ठीक है, समिति अपने सभी कार्य सुचारू रूप से। प्रतिकूल कैसे, मतलब नगर पालिका के लिए वो सही होना चाहिए, सीधी बात है। अगर नगर पालिका के लिए सही नहीं है ना, तो ऊपर वाली में कंडीशन लग जाएगी उपधारा में। तो 62 की उपधारा 4 क्या कहती है कि वो कंटिन्यू कार्य करती रहेगी अगर प्रतिकूल साबित नहीं होता। अब 62 की उपधारा 5 क्या कहती है कि नगर पालिका में समिति में अगर कोई रिक्ति है ना, खालीपन है वहां पे, मतलब कोई भी, तो पदारूढ़ जितने भी सदस्य होंगे वो कार्य करते रहेंगे और ऐसे कार्य करेंगे कि मान्य कि कोई रिक्ति न हो। तो ये बात इसमें कही गई है कि वहां पे कोई रिक्ति आती है तो वो कार्य करते रहेंगे। अब धारा 63 क्या कहती है आपकी दोस्तों? जो धारा 63 है ये नगर पालिकाओं का उपगत समस्त जो भी खर्च व्यय में साधारण नगर पालिका की निधि का दायी होना ये बताई गई है। कि देखो कोई भी जैसे टेंडर वगैरह निकलता है, कोई भी सड़कें बनने का, सीवरेज वगैरह का, तो उसमें जो भी खर्चे वगैरह है वो ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके पर्सनल, वहाँ से पूरी नगर पालिका यहाँ पे उत्तरदायी होगी। नगर पालिका की निधि के बारे में बात की गई है। अभी आप उपधारा 1 में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। देखो 63 की उपधारा आपकी 1 क्या कहती है कि संविदा करार के संबंध में जो भी व्यय आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई भी काम ले सकते हो आप, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनसे मांगने लग जाओ रुपए। ये नगर पालिका निधि है, समस्त व्ययों के लिए दायी और उनसे भारित होगी। नगर पालिका निधि इसको पूर्ण करेगी, ठीक है, जो भी टेंडर लेगा उसके रुपए देगी। अब टेंडर पूरा होने के बाद अब 63 की उपधारा 2 क्या कहती है? अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब दायी होंगे? मतलब ऊपर तो हमने पढ़ा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दायी नहीं है, ठीक है। अब कब दायी होंगे? ये जब होंगे कि अगर किसी भी धन या संपत्ति के दुरुपयोग के लिए जिसमें वह पक्षकार है या कार्यपालक शक्तियां उसे प्रदान की गई। मतलब कि अगर या तो वो उस मेन जो बंदा है जो ले रहा है उसका पक्ष ले रहे हैं किसी भी तरीके से, या उसका भी उनमें स्वार्थ है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो भी सदस्य है इनका स्वार्थ आ रहा है और उन्हें कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई। मतलब मुहिम वही कार्य कर रहे हैं, आप कोई मतलब अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे टेंडर लेने वाले 5 आए तो लेकिन ये अपने फेवरेट को दे रहा है टेंडर यहाँ पे, तब यही उत्तरदायी होगा अगर कोई भी काम में वहाँ पे गड़बड़ी होती है तो। अब हम बात करेंगे 63 की जो उपधारा है 64 की धारा 64 के बारे में, जो नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। तो ये तो आप नाम से स्पष्ट है कि जो भी नगर पालिका के पदाधिकारी हैं वो भी कोई भी जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जैसे सड़कें बनाने का आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपने परिवार या किसी भी मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी लगभग ऐसे होता है कि भाई फिक्स कर लेते हैं वो कि 10% तेरे पास आ जाएगा, इतने % तेरे पास आ जाएगा, तो वो चीज़ है इसमें। अब हम बात करेंगे देखो धारा 65 की। 65 क्या कहती है दोस्तों? 65 कहती है कि नगर पालिका के साथ साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले अगर सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जो भी शास्ति है वो बताई गई है, ठीक है, शास्ति लिखा है ये। इसमें क्या है शास्ति? इसमें देखो जो भी ये सदस्य या अधिकारी कर्मचारी होंगे अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसका हिस्सा पाए जाते हैं। 65 की उपधारा 1 क्या कहती है कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर वो इसका हिस्सा है तो धारा 24 के अधीन सदस्य के लिए निर्हरित हुए, मतलब सदस्य के लिए तो निर्हरित नहीं होंगे, 5,000 रुपए तक का यहाँ पे उनको जुर्माना देना पड़ सकता है या जानबूझकर। अब जो उपधारा 65 की 2 क्या कहती है आपकी? अगर वो जानबूझकर मतलब ऐसा कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, 65 की उपधारा 2 में अगर जानबूझकर है ना वो मतलब हिस्सा मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उन पे जुर्माना भी लगेगा, प्लस में यहाँ पे जुर्माना लगेगा और अनुशासनात्मक यहाँ पे कार्यवाही भी उनके ऊपर की जाएगी। अब आपकी जो लास्ट धारा है 66, ये सदस्य आदि लोक सेवक, जितने भी सदस्य है वो लोक सेवक समझे जाएंगे, वो आपकी धारा 66 में है। इसमें क्या है कि जो भी नगर पालिका का दोस्तों प्रत्येक सदस्य है, जो भी सेवक है, नगर पालिका कर्मचारी है, नगर पालिका कर के उद्ग्रहण या प्रत्येक पट्टेदारी और ऐसी किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक, तो एक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 11 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा। तो सदस्य अपने को बस आपको एग्जाम की दृष्टि से इतना याद रखना है कि कोई भी सदस्य है लोक सेवक समझे जाएंगे नगर पालिका के। अब देखो हमारा जो भी ये चैप्टर है कंप्लीट होता है।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर